रिफ्रैक्शन पढ़ा था हमने, क्विक रिकैप करते रिफ्रैक्शन का। क्या बोलता है रिफ्रैक्शन? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स towards the normal. When light travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal. It bends away from the normal. और अगर ये ऐसे ट्रैवल करके आया तो सीधा सीधा चला जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है यहाँ पे। फिर हमने एक चीज और पढ़ी, हमने पढ़ा ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होता है। ग्लास स्लैब में यहां पर इंसिडेंट रे आया, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पे अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर कुछ नहीं होता तो ये सीधा चला जाता, और यहाँ पर हो जाता है बच्चों लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बोलो सही है। फिर हमने प्रिज्म की भी कहानी पढ़ी, हाँ कि नहीं, कि ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म में ये रेड कलर का लाइट, एक कलर लेते हैं, मान के चलो ये भी मोनोक्रोमेटिक है, रेड कलर है, व्हाइट नहीं, रेड रेड रेड, ठीक है, पूरा डायग्राम गलत हो गया। रेड कलर का लाइट है, ऐसे जा रहा है, हाँ, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे बेंड होके चला जाएगा। रेड कलर का लाइट है, ओके, यहां पर गया इंसिडेंट लाइट, यहां पर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे चला जाता है। एंड दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 4। और फिर अलग अलग प्रिज्म के केसेस पढ़े, 30 60 90 प्रिज्म, इसको उल्टा करे सीधा करे, हाँ कि नहीं, यस, 45 45 90 प्रिज्म, वो सारे केसेस और सिनारियो उस पे एग्जाम भी दे चुके। बढ़िया। अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाएंगे हम स्पेक्ट्रम चैप्टर में। स्पेक्ट्रम चैप्टर में फिर से देखो, प्रिज्म क्या करता है, लाइट को बेंड करता है। दिस इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मोनोक्रोमेटिक, यहां से इंसिडेंट रे आया, अगर यहां पर कुछ नहीं होता तो लाइट बेंड हो जाता टुवर्ड्स द नॉर्मल, हाँ कि नहीं, या सीधा चला जाता, अगर कुछ नहीं होता तो ऐसे सीधा चला जाता। तो यहां पर एक्चुअल में इधर जाता है, सो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा 1 बोलता हूं, कि अपने पाथ से डेविएट हो गया, अपने पाथ से डेविएट हो गया, कितना, डेल्टा 1, है ना। बढ़िया। यहां पर अगर चेंज मीडियम नहीं होता तो सीधा चला जाता, लेकिन यहां से इधर की तरफ डेविएट हो गया, कितना एंगल, डेल्टा 2 एंगल। अगर मैं इसको पीछे की तरफ खींचू, ये डेल्टा 2 तो ये भी डेल्टा 2, कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट, और ये एंगल हो गया मेरा डेल्टा। अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ऐसे होता है। बोलो सही है। लेकिन ये कब होता है बेटा, ये तब हो, यहां क्या हुआ, कौन सा फिनोमिनॉन हुआ यहाँ पर, रिफ्रैक्शन, है ना। और एक बार यहां पर हुआ रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, सही बात है। ये तब होता है जब लाइट सिंगल कलर का हो। सिंगल कलर यानी समझ में आता है क्या बच्चों को, रेड कलर का लाइट था यहां पर, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन अगर रेड कलर का लाइट नहीं होता, यस, कोई और कलर का लाइट होता, जैसे कि येलो होता, तो भी ऐसे ही होने वाला है। लेकिन देखो क्या डिफरेंट होता, ये येलो कलर का लाइट आया यहां पर ऐसे, ये येलो लाइट बच्चों, बोलो बोलो बोलो, एनीबॉडी, ये येलो लाइट आ रहा है यहां पर ऐसे, ये येलो लाइट रेड से भी ज्यादा बेंड हो जाता है, येलो लाइट ऐसे जाएगा यहां पर, और इधर से ऐसे चला जाएगा अगर येलो लाइट होता तो। यानी येलो का भी डेविएशन होता है, लेकिन अलग अमाउंट से होता है। यस, अगर यहां पर ब्लू लाइट होता तो मान लो ये ब्लू कलर का लाइट आया, ब्लू लेजर है आपके पास, क्या इसका भी रिफ्रैक्शन होगा, हाँ, और ज्यादा होगा। ब्लू लाइट येलो से भी ज्यादा बेंड हो जाता है ना। तो इसका डेल्टा देखो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा। तो ब्लू लाइट बेंड्स इवन मोर देन दैट ऑफ रेड एंड येलो, और यहां से ये इधर चला जाता। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? अलग अलग वेवलेंथ के लाइट का बेंडिंग अलग अलग होता है।
हमने ये पढ़ा है। यस, द एंगल ऑफ डेविएशन, बोलो तो, एंगल ऑफ डेविएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। पहला एंगल ऑफ प्रिज्म लिखता हूं, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तीसरा वेवलेंथ। कलर, यस, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी जितना रेड कलर का डेविएशन था दैट वाज डिफरेंट एंड ब्लू कलर का वाज डिफरेंट, एंड अलग अलग कलर का हुआ तो अलग अलग डेविएशन होता है। ऐसे कैसे? क्योंकि ब्लू लाइट ज्यादा बेंड होता है, ज्यादा बेंड हुआ तो डेविएशन ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? सारे बच्चे समझे क्या? सो जितना ज्यादा वेवलेंथ, अच्छा हाउ डज इट डिपेंड ऑन वेवलेंथ? बोलो तो किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। यस, दो चीजें यहां लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेड इज मैक्सिमम, वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम, याद रखना। फिर वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट इज मिनिमम एंड लैम्डा ऑफ वॉयलेट इज मिनिमम। तो हाउ इज एंगल ऑफ डेविएशन प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ? बोलो कैसे प्रोपोर्शनल है? किसका ज्यादा डेल्टा होता है? ब्लू का, और उसका वेवलेंथ कम है, तो कैसे प्रोपोर्शनल हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? ओके, इसी को आगे शुरू करके हम कुछ इस तरह से चीजों को पढ़ेंगे। ये हमारा प्रिज्म है एज इट इज, बढ़िया। अब ना मैं रेड कलर ले रहा हूं, ना येलो, ना ब्लू, मैं यहां से व्हाइट कलर का लाइट लेके आ रहा हूं। जब यहां से व्हाइट कलर लाइट आता है, यानी सनलाइट, सनलाइट इज नॉट येलो, सनलाइट इज व्हाइट, तो व्हाइट कलर का लाइट जब लेके आते हैं तो ऐसे दिखाई देता है कि यहां पर लाइट इसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गया। यहां पर रेड आ जाता है, यहां पर ऑरेंज के बाद ऐसे येलो आ जाता है। ये ऑब्जर्वेशन है कि इस प्रिज्म के अंदर ऐसे अलग अलग 7 कलर्स दिखाई देते हैं। ये हो गया ऑरेंज कलर, और सीधा सीधा एक ग्रीन और उसके बाद ब्लू वॉयलेट बना देता हूं मैं, ठीक है, ऐसे, और इसके बाद में मान के चलते हैं ये वॉयलेट कलर। यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ क्या? यस, बट रिफ्रैक्शन के साथ साथ एक और फिनोमिनन हुआ, दैट इज कॉल्ड एज dispersion, the splitting of white light into 7 different colors, dispersion। yes, क्या होता है ये? splitting of white into 7 colors। 7 कलर्स होते हैं विबग्योर। देखो यहाँ पे ये रेड यहां चला जाएगा, ऐसे चल रही जल्दी जल्दी, ये रेड यहां चला जाएगा और लास्ट में वॉयलेट यहां चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक स्क्रीन रखूं तो मुझे यहाँ पर ऐसे रेनबो के 7 कलर्स दिखाई देते हैं। सबसे नीचे होता है वॉयलेट, यस, और उल्टा रेनबो बनता है, VIBGYOR। आर का वेवलेंथ मैक्सिमम, आर का वेलोसिटी मैक्सिमम, आर का डेल्टा मिनिमम। बोलो ओके है क्या? और आर का क्या लिखते हैं? डेल्टा मिनिमम है। लैम्डा मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, डेल्टा उसका मिनिमम। और जो वॉयलेट है इसका लैम्डा मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम, डेल्टा मैक्सिमम। इस तरह से व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होता है। जब ये फिनोमिनन पहली बार डिस्कवर हुआ उत्कर्षा, तब ऐसे लगा कि जो हमारा प्रिज्म है इसमें कुछ तो जादू है ना, कि प्रिज्म के अंदर ऐसे जादू से 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं। बट बाद में पता चला कि प्रिज्म में कोई जादू नहीं है, लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स।
व्हाइट लाइट, यस लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। तो यहां पर एक वेव है ऐसे, यस एक दूसरी वेव है ऐसे जिसका वेवलेंथ कुछ और है, और यहाँ पर एक तीसरी वेवलेंथ है ऐसे जिसका वेवलेंथ कुछ और है, यहाँ एक चौथा वेव है जिसका वेवलेंथ कुछ और है, और ये 7 कलर्स जब आपस में मिक्स होते हैं तो व्हाइट कलर दिखाई देता है इन पर्टिकुलर प्रोपोर्शन। तो ऐसे पता चला कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। ये जो 7 डिफरेंट कलर्स है इन सबका स्पीड एयर में सेम होता है। ऑल वेवलेंथ्स, all lambda color, yes, have same speed in vacuum और air। वैक्यूम या एयर में उनका स्पीड सेम है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है, मीडियम के अंदर सबका स्पीड अलग अलग हो जाता है ना। मान लो मैं और कोई एक बंदा है, हम दोनों भाग रहे पानी में या एयर में भाग रहे हैं, हम हाथ पकड़ के जा रहे हैं, हमारा स्पीड सेम। जैसे ही पानी में गया उसको स्विमिंग नहीं आती, यस, या मरकट के अभी नया नया स्विमिंग सीखा है तो वो स्लो हो जाएगा, मैं फास्ट चला जाऊंगा थोड़ा थोड़ा, यस। तो ये सेपरेट हो जाता है। तो जितना ज्यादा चेंज इन स्पीड होगा उतना ज्यादा बेंडिंग हो जाता है। तो रेड का स्पीड हाईएस्ट होता है तो चेंज इन स्पीड कम है, इसलिए बेंडिंग कम होता है। तो अब यहां पे चेंज इन स्पीड हो गया सबका अलग अलग, इसलिए सब अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं, और यहां से नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है वापस। यहां पर दो चीजें हो गई, अब एक रिफ्रैक्शन भी हुआ और एक डिस्पर्जन भी, एक रिफ्रैक्शन भी हुआ एक डिस्पर्जन भी हुआ। अब आपको दो वेवलेंथ याद भी रखनी है। हमने आपको बोला कि जो रेड है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, उसकी वैल्यू होती है 8000 एंगस्ट्रॉम, और जो वॉयलेट है उसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। ये वॉयलेट दिखता नहीं है, मैं ब्लू लेता हूं। 4000 एंगस्ट्रॉम, लर्न these two values, मैक्सिमम 8000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। जो भी वेवलेंथ इसके बीच में होती है वो हमारी आईज को दिखाई देती है। यस, देयर आर मेनी अदर वेव्स, पढ़ेंगे हम पार्ट बी में पढ़ेंगे, राइट। तो ये और ये हमको दिखाई देता है। सो ये रेनबो पैटर्न यहाँ पे दिखता है, लैम्डा मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, डेल्टा मिनिमम एंड सो ऑन सो फोर्थ। बोलो बात समझ में आई क्या? कैसे पता चला कि व्हाइट लाइट में जादू है ना कि प्रिज्म में? वो पता चला एक एक्सपेरिमेंट से। क्या किया, ये प्रिज्म ऐसे लिया और दूसरा प्रिज्म यहां पर ऐसे उल्टा रख दिया। प्रिज्म नंबर 2, अरे उल्टा रखना है ना, ये एज पैरेलल, ये ऐसे इसको पैरेलल, ये वाला, उप्स, ये ऐसे और ये ऐसे, इसका ये एज और ये एज ऐसे पैरेलल होना चाहिए। दो प्रिज्म रख दिए। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट आया व्हाइट, तो ये व्हाइट लाइट आया, यहां पर क्या होने वाला है इसका स्प्लिटिंग। तो मैं सिर्फ दो रेज बनाता हूं, एक रेड बनाते हैं और एक लास्ट वाला वॉयलेट बनाते हैं। ये यहां आ जाता है और ये यहां से इधर। अब अगर प्रिज्म में जादू होता तो इस प्रिज्म के अंदर रेड में भी और स्प्लिट हो जाना चाहिए था, हाँ कि नहीं? रेड के साथ भी कुछ तो होना चाहिए था ना। इस प्रिज्म ने जादू किया, इसने नहीं किया, ऐसे कैसे? या फिर रेड के साथ कुछ तो होना चाहिए बट कुछ नहीं होता है रेड के साथ, रादर इसमें ये रेड ऐसे ही रेड रहता है और ये जो ब्लू है ये ऐसे ही ब्लू रहता है, और बेटा यहां से एक व्हाइट लाइट बाहर निकलता है। ठीक है, प्रिज्म उल्टा रखा तो इसका जो इफेक्ट था वो प्रिज्म ने नलिफाई कर दिया। ये जो हमारा मेन इंसिडेंट लाइट था और ये जो इमर्जेंट रे है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। दिस वाज न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। यस, यहां भी आ गया वो, उसने बोला कि देखो देखो प्रिज्म में जादू नहीं है, व्हाइट लाइट में जादू है। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, जो मीडियम चेंज करने के बाद स्पीड चेंज कर लेते हैं, और बस 7 है। नाउ रेड इज नॉट मेड अप ऑफ एनी कलर, इसलिए रेड यहां पे और स्प्लिट नहीं हुआ। अगर रेड भी किसी से बना होता तो रेड भी स्प्लिट हो जाता,
तो रेड स्प्लिट नहीं हुआ, तो रेड रेड है भैया, तो ये बस यहाँ पे बेंडिंग होता है। ब्लू बस ब्लू है तो बेंडिंग होता है, और यहाँ आके सब मिले और वापस बाहर व्हाइट बन के बाहर आता है। यानी व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, जो कि इस प्रिज्म में स्प्लिट हो गए। उल्टा रखने पे उसका पूरा उल्टा इफेक्ट हुआ, और यहाँ से व्हाइट लाइट पैरेलल आता है, और ये वाला रे और ये वाला रे एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। फिर से हमने बोला ठीक है, मान लेते हैं इसकी बात, तो क्या करें, बोलो ठीक है क्या? सारे बच्चों को समझ में आया क्या क्या हो रहा है? यस। अब देखो, ये वेवलेंथ, बुक में एक टेबल दिया रहेगा जिसमें सब की वेवलेंथ दी होगी, इतना थोड़ी कोई याद रखेगा, नहीं रखना है, सिर्फ पहला और आखिरी। यस। सबकी वेलोसिटी भी दी होगी, तो इतना थोड़ी याद रखेंगे हम। वेलोसिटी तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? पक्का, मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हाँ कि नहीं? वेलोसिटी नहीं बच्चों, सॉरी, फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी। यस, तो फ्रीक्वेंसी पता करना है मुझे। वी नो दैट v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, है ना? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, देयरफॉर f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। लैम्डा पता है मुझे इसका 800 एंगस्ट्रॉम, और हाँ 8000 एंगस्ट्रॉम, और v मुझे पता है 3 इंटू 10⁸। इसको यूज करके मैं रेड की फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, वैसे ही मैं ब्लू की फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। आप चाहो तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी याद रखना, मुझे याद नहीं है। बोलो ओके है क्या? बट बाकी याद रखने की जरूरत नहीं होती, तो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। सबका स्पीड सेम एयर में, यहां पे सबका स्पीड अलग, यहां पे फिर से सबका स्पीड सेम, यहां पे पैटर्न बनता है और प्रिज्म, बोलो ओके है क्या? प्रिज्म का पैटर्न बनता है स्क्रीन के ऊपर। कोई डाउट इसमें किसी को? छोटा मोटा कुछ भी डाउट? सच फिनोमिनॉन इंक्लूड्स बोथ। अब मेरी एक बात समझो, रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्जन भी हुआ, यहां पर सिर्फ रिफ्रैक्शन हुआ, तो क्या ये सिर्फ प्रिज्म में होता है? अच्छा, अगर मैं यहां पर एक ग्लास स्लैब रख दूं ऐसे, ठीक है, और इसमें से व्हाइट लाइट आ जाए ऐसे, तो क्या यहां पर भी डिस्पर्जन होगा? क्या यहां पर डिस्पर्जन होगा? अरे हाँ बोलो या ना बोलो। बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो यहां पर ये सीधा जाने से बदले थोड़ा सा बेंड हो जाएगा रेड, और ब्लू बहुत ज्यादा बेंड हो जाएगा ऐसे, और बाकी सारे कलर्स उसके बीच में होंगे, और ये रेड ऐसे चला जाएगा और ये ब्लू ऐसे चला जाएगा। और एक्चुअल लाइट क्या था मेरा? एक्चुअल पाथ था मेरा ये। अब बताओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट, कलर, याद है कि नहीं? यस। तो रेड कलर का डिस्प्लेसमेंट अलग और ब्लू कलर का लैटरल डिस्प्लेसमेंट अलग। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट, सारे तो नहीं लिख रहा हूं, वन ऑफ द फैक्टर्स लिख के दे रहा हूं, दैट इज कलर, वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट लीस्ट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बोलो समझा कि नहीं समझा? पक्का? तब भी मैंने ऐसा डायग्राम बना करके दिखाया था आपको। तो फिर पिछले चैप्टर में हमने सिर्फ रिफ्रैक्शन फिनोमिनॉन पढ़ा, यहां पर हम रिफ्रैक्शन विद डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ क्या? क्या ये चीज हमको कहीं देखने मिलती है? बिल्कुल। आपका स्केल ले लेना प्लास्टिक का, और सन में उसमें ऐसे ऐसे देखो, आपको उसमें रेनबो दिखाई देता है। देखा है कभी? अलग अलग कलर्स दिखते हैं स्केल में, नॉर्मल प्लास्टिक का स्केल। हाँ, तो ये ऐसा हो रहा है कुछ तो। यस, यहां से लाइट आ रहा है, इस साइड से हम देख रहे हैं, तो हमको 2 3 4 कलर दिखते हैं, कभी 5 कलर दिखते हैं। हर जगह से नहीं दिखता, पर्टिकुलर एंगल्स में देखो तो दिखता है ना, खत्म। तो फिर इसमें भी होता है। इट्स जस्ट दैट कि हम पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ते उसको, यहां पढ़ते। तो पिछले चैप्टर का एग्जैक्ट कंटिन्यूएशन हो रहा है यहाँ 6th चैप्टर में।
इसलिए हमने 4 के बाद पहले सीधा 6 चालू की। बोलो सॉर्टेड है क्या? सबको समझ में आया क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या वेवलेंथ है, क्या एंगल्स है, व्हाट इज डिस्पर्जन? सॉर्टेड? पार्ट ए इज ओवर। ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, कम ऑन। यहां देखो, यहां देखो, व्हाट इज 1 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10 raised to minus 10 meter. 1 Armstrong is equal to 10 raised to minus 10 meter. 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. तो वेवलेंथ बहुत छोटा रहता है, करेक्ट? तो उसको हम एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में लिखते हैं। यस, तो 8000 एमस्ट्रॉन्ग, 8000 एमस्ट्रॉन्ग को मीटर में कैसे लिखूंगा? 8000 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 मीटर, यानी 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर। समझा कि नहीं? ये एमस्ट्रॉन्ग के बदले मैंने 10 रेज टू माइनस 10 ऐसे लिख दिया। क्लियर है? सो कन्वर्जन फ्रॉम एमस्ट्रॉन्ग टू मीटर, नैनोमीटर, व्हाटएवर। क्लियर है? पक्का? गुड। देखो यहां पे हम नेक्स्ट 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 स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैं कोशिश करूंगा कि इस स्लाइड पे तुमको सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिख के दूं। इतना फोकस करो और यहीं पे सब चीजें रट लो, एवरीथिंग। व्हाट इज स्कैटरिंग? देखो यहां से व्हाइट कलर का लाइट आया वैक्यूम से, यस, यहां से आगे एटमॉस्फेयर चालू होता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे एयर के मॉलिक्यूल्स है, हाँ कि नहीं? यस, डस्ट पार्टिकल्स है, कुछ मोटे मोटे भी पार्टिकल्स हैं यहां पर, कुछ मोटे हैं जो कि है डस्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह वगैरह, हाँ कि नहीं? ऐसे तो कुछ पार्टिकल्स है जो छोटे हैं, कुछ पार्टिकल्स है जो बड़े साइज में है। क्लियर? ये छोटू पार्टिकल्स क्या करते हैं? जब ये व्हाइट लाइट इससे टकराता है छोटू से, यस, जब ये व्हाइट लाइट स्मॉल पार्टिकल से टकराता है, लाइट के पास होती है एनर्जी, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान से समझो, द स्मॉल पार्टिकल्स, यस, particles which are smaller than the wavelength of light, than the wavelength of light, yes, they absorb the light, absorb the light, yes, और absorb करके उसको री इमिट करते हैं, लेकिन इन ऑल डायरेक्शंस। यस, देखो इसने क्या किया? व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब किया और री इमिट किया, ठीक है? लाइट को अपने अंदर ले लिया, लेकिन सारे डायरेक्शंस में फेंक दिया ऐसे। और जब सारे डायरेक्शंस में फेंका तो इनजस्टिस किया। इनजस्टिस ऐसा किया कि रेड लाइट को ऐसे इतना फैलाया सिर्फ। देखो सब कुछ सीधा सीधा आ रहा था ना बेटा, सब कुछ सीधा, और भी कम फैलाते हैं फिर मुझे डायग्राम नहीं बनेगा। रेड लाइट को इधर की तरफ री इमिट कर दिया ऐसे। जो ऑरेंज कलर का लाइट था उसको थोड़ा ज्यादा री इमिट किया डायरेक्शन में, थोड़ा इधर इधर इधर, ज्यादा फैला दिया ऑरेंज को। यस, येलो को उससे भी ज्यादा फैलाया, और जो वॉयलेट था उसको तो भैया बहुत ज्यादा फैला दिया। वॉयलेट को ज्यादा स्कैटर कर दिया पूरा, इधर स्कैटर, इधर 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 इधर, हर डायरेक्शन में स्कैटर करता है। रेड को सिर्फ थोड़े से एरिया में स्कैटर किया, ऑरेंज को थोड़े ज्यादा एरिया में। समझ में आ रहा है? येलो को और ज्यादा, वॉयलेट को बहुत ज्यादा स्कैटर करता है, फैला देता है।
particles which are smaller than the wavelength of light absorb light, re-emit in all directions. जब re-emit in all directions करता है तो ये जो re-emit करता है ये डिफरेंट वेवलेंथ को डिफरेंट अमाउंट से री-इमिट करता है. यस, रेड को लीस्ट स्कैटर करता है, लीस्ट स्कैटर करता है, और वॉयलेट को मैक्सिमम स्कैटर करता है, मैक्सिमम स्कैटर. स्कैटर यानी क्या? फैलाना, है ना. सो व्हाट इज स्कैटरिंग? द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड देन री-इमिटिंग इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. और जब ये स्कैटर करता है तो इस तरह से स्कैटर करता है. रेड को सिर्फ सामने की तरफ स्कैटर करेगा और वॉयलेट को बहुत ज्यादा स्कैटर कर देगा. तो इससे क्या होता है? वॉयलेट लाइट फैल जाता है ना. मान लो यहां लाइट आ रहा था, सबके पास इक्वल एनर्जी थी, सारे कलर्स के पास 100 की एनर्जी थी. ऐसे मानो सबके पास, हर कलर के पास जो एनर्जी थी वो थी 100. रेड के पास 100 की एनर्जी, ब्लू के पास 100 की एनर्जी, ऐसे अज्यूम करो तुम, है ना. अब इसने वो सबकी एनर्जी ले ली और रेड की जो 100 एनर्जी थी वो ऐसे सामने फेंक दी. यस, और वॉयलेट की जो 100 एनर्जी थी वो सब तरफ फैला दी. तो अब इसके चलते ऐसा होता है बेटा कि ये जो बोर्ड है, मान लो ये वॉल है मेरे सामने, मैंने यहां पर एक रेड डॉट दे दिया और एक ब्लू डॉट दे दिया, और मैं यहां आकर के खड़ा हो गया. एक शार्प रेड डॉट है और एक शार्प ब्लू डॉट है. यहां पर ऐसा रेड कलर का डॉट है और यहां पर एक ब्लू कलर का डॉट है वॉल के ऊपर. लेट अस से फॉर एग्जांपल इट इज अ अर्ली क्लाउडी मॉर्निंग, फॉग है बहुत सारा, ठंडी का दिन चल रहा है एकदम, है ना. 31 दिसंबर, सुबह सुबह बहुत ठंडी है, तो फॉग रहता है सामने. अब सामने दो डॉट है और मैं दूर खड़ा हूं, तो मुझे रेड कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर नहीं दिखाई देगा. रेड कलर मुझे दिखाई देता है और ब्लू कलर मुझे नहीं दिखाई देता है. ऐसा क्यों? अब देखो, रेड कलर से लाइट आ रहा है, अरे लाइट आ रहा है ना, मतलब मेरे आईज में वेवलेंथ जा रही है, तो रेड वेवलेंथ भी आ रही है, ब्लू वेवलेंथ भी आ रही है. आते आते रास्ते में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन्होंने वो लाइट को स्कैटर कर दिया. यस, रेड लाइट को स्कैटर नहीं किया तो रेड लाइट सीधा सीधा अभी भी ट्रैवल कर रहा है, या कम स्कैटर किया. वेयरएज ब्लू लाइट को पूरा फैला दिया, तो ब्लू लाइट तो वेवलेंथ इधर उधर चली गई, तो मेरे आईज में तो सिर्फ 10% एनर्जी गई ब्लू लाइट की, तो मुझे ब्लू लाइट नहीं दिखाई देता है, रेड लाइट दिखाई देता है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट. क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? एवरी कलर इज स्कैटर्ड डिफरेंटली. यस, रेड लाइट या ब्लू लाइट, the intensity of scattering, the intensity of scattering, that is I, is inversely proportional to lambda to the power 4. किसका वेवलेंथ ज्यादा है? रेड का, तो उसका स्कैटरिंग कम होता है. यस, लैम्डा की पावर 4, बस इतना याद रखना है तुमको. यस, इतना कम स्कैटर होता है. या फिर ये याद रखो, ब्लू लाइट का स्कैटरिंग इज 16 टाइम्स ऑफ रेड लाइट का स्कैटरिंग. ठीक है ना. ब्लू लाइट का स्कैटरिंग इज 16 टाइम्स ऑफ रेड लाइट का स्कैटरिंग. मतलब ब्लू बहुत ज्यादा फैल जाता है. अच्छा देखो, मेरे पास एक इंक ड्रॉपर है, मैंने उसमें इंक भर दिया और वॉल के ऊपर ऐसे डॉट लगा दिया, तो जैसे जैसे वो डॉट नीचे आएगा ऊपर का कलर फेंट होता जाएगा. यस और नो, एब्जॉर्ब होते जाता है. क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं इंक फैल गई. अरे इंक जितनी ज्यादा फैलेगी, या एक टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर पे मैंने इंक का डॉट दिया, तो पहले वो डार्क दिखता है, फिर जैसे जैसे इंक सब डायरेक्शन में फैलती है, यस, मुझे वो फेंट दिखाई देता है, क्योंकि अब वो फैल गया है सब तरफ. वैसे ही ब्लू लाइट का हो रहा है, ब्लू लाइट हर डायरेक्शन में फैल रहा है, वेयरएज रेड नहीं फैल रहा है, रेड सीधा ट्रैवल कर रहा है. तो प्रॉब्लम. बोलो, बात समझ में आई क्या? सारे बच्चे बात समझ रहे हैं क्या? व्हाट इज स्कैटरिंग?
the small particles of atmosphere absorb the white light and re-emit it in all direction in different amounts. Re-emit in all directions in different amounts. और वो अमाउंट क्या है? वो अमाउंट है ये, रेड लाइट को लीस्ट स्कैटर करता है और भैया वॉयलेट को मैक्सिमम स्कैटर करता है। कितना वैल्यूज है उसका स्कैटरिंग इंटेंसिटी का और इसका ये वैल्यूज है। ठीक है, क्या वेवलेंथ पता है क्या है? अप्रोक्सीमेटली, जस्ट इन केस कभी आता है, किसका वेवलेंथ ज्यादा है? इसका। वेवलेंथ ऑफ रेड is approximately 1.8 times the wavelength of violet. आप बोलोगे सर ये तो डबल है। अरे ये तो अप्रोक्सीमेट है, डबल दिख रहा है ना सर, ये 4000 है, ये 8000 है सर, ये तो डबल है। ओके, एग्जैक्ट थोड़ी ना है, मोटा मोटा डबल है, तो 2 टाइम्स नहीं 1.8 टाइम्स होता है। और स्कैटरिंग अगर देखोगे तुम तो ऐसा, ये वैल्यूज याद रखनी है सब, ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, I, intensity of scattering is inversely proportional to the 4th power of wavelength, है ना। और ब्लू लाइट का स्कैटरिंग है 16 टाइम्स द स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट, और इससे बनते हैं ढेर सारे एप्लीकेशन। जैसे हाँ, एब्सोल्युटली, हम यही सब चीजें डिस्कस करेंगे अभी 2 मिनट, है ना। इसलिए जो कलर ऑफ डेंजर सिंबल, डेंजर सिंबल का क्या कलर होता है बोलो? रेड। क्या क्या चीजें रेड होती है? ट्रैफिक लाइट्स रेड होता है, दूर से दिखना चाहिए कि रेड लाइट लगा हुआ है। एम्बुलेंस का जो सायरन होता है वो रेड होता है। द कलर ऑफ इनफ्लेमेबल, क्या बोलते हैं, टैंकर्स होते हैं, इनफ्लेमेबल टैंकर्स, वो रेड होते हैं ताकि दूर से दिखाई दे रेड कलर है। यस, जो साइन बोर्ड्स होते हैं रोड पे रेड कलर होते हैं। यस, फायर एक्सटिंग्विशर्स रेड कलर होता है, दूर से दिखना चाहिए। और क्या रेड कलर होता है? रोड पे रात में डायरेक्शन दिखाने के लिए रेड कलर के रेडियम्स लगाए जाते हैं। यस, या रोड पे रेड कलर के छोटे छोटे रेडियम्स होते हैं टू शो कि भैया यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, या ऐसे टर्न के जगह पे रेड कलर के साइंस होते हैं, रेडियम। वाई? क्योंकि दूर से दिखना चाहिए कि रेड है। यस, इसलिए रेड कलर होता है। तो हम बोलेंगे डेंजर सिंबल्स वगैरह वगैरह, ये सब हमने जो अभी बोले वो रेड है। वाई? बिकॉज रेड कलर स्कैटर द लीस्ट, इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अच्छा, सेकंड, अब मान लो एक कैटेगरी को हमने रेड कलर दे दिया, फिर स्कूल बस कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। क्यों? क्योंकि दूर से दिखना चाहिए कि भैया इसमें बच्चे हैं, डेंजर है ना। यस और नो? स्कूल बस येलो कलर, वैसे तो ऑरेंज होना चाहिए, हाँ कि नहीं? अरे रेड के बाद ऑरेंज, तो ऑरेंज दूर से दिखना चाहिए, लेकिन हमने क्या बोला? हमने बोला यार क्लियर डिस्टिंक्शन दिखना चाहिए, है ना, कोई शेडिंग नहीं होना चाहिए उसमें, क्लियर, रेड इज रेड, येलो इज येलो, नो ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स। तो हमने बीच में से ऑरेंज को हटा दिया और हमने बोला येलो कलर, तो येलो कलर को हमने स्कूल बस को दे दिया। यस, बोला दूर से समझ में आना चाहिए डेंजर है इधर, सुबह सुबह स्कूल बस जा रहा है तो दूर से दिखना चाहिए, हाँ यार स्कूल बस है, बच्चे है उसमें। सारे बसेस पे अदरवाइज लिखा भी होता है चिल्ड्रन ऑन बोर्ड, करेक्ट। तो येलो कलर, अगेन रेड के बाद येलो ऑरेंज दूर से दिखाई देते हैं। और कहां दिखता है बताओ मुझे ऑरेंज कलर, येलो कलर? बोलो तो जरा, ऑरेंज कहां दिखता है? रोड पे जो कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो लोग काम करते हैं, जो मामा खड़ा रहता है रास्ते पे पकड़ने को गाड़ी में, वो ऑरेंज कलर के जैकेट्स पहनते हैं या येलो कलर के जैकेट्स पहनते हैं, हाँ कि नहीं? ट्रैफिक सिग्नल ऑरेंज होता है, यस, ताकि समझ में आए कि हाँ ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड लगने वाला है, तो दूर से दिखाई देता है। तो ये सारे कलर,
क्योंकि दूर से दिखाई देते हैं, इन कलर्स को यूज किया जाता है। बोलो समझ में आया? पक्का? जितना फ्लूरोसेंट डार्क वाइब्रेंट कलर होगा वो उतने ज्यादा दूर से दिखाई देता है। बोलो सॉर्टेड है? दैट इज ऑल ड्यू टू स्कैटरिंग। अब देखो मैं कुछ एक दो चीजें लिख करके देता हूं, उसको ध्यान से समझना। ये पार्टिकल्स है, तो जो स्मॉल पार्टिकल्स है ना, स्मॉल पार्टिकल्स, यस, ये स्मॉल वेवलेंथ को, स्मॉलर लैम्डा को ज्यादा स्कैटर करता है। ठीक है? और जो लार्जर पार्टिकल्स है, लार्जर पार्टिकल्स है, वो लार्जर वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर करते हैं। ज्यादा स्कैटर करता है। एज अ रिजल्ट बहुत सारे एप्लीकेशंस अब हम पढ़ेंगे, बट पहले आई वांट यू टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड रेटोफाई एवरीथिंग राइट नाउ। पहला क्या एप्लीकेशंस है इसका? एक एप्लीकेशन तो देख लिया हमने, सॉर्टेड है। अब बाकी सारे एप्लीकेशन ना एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ध्यान से समझते जाओ। एक ही पेज पे सारे, एक ही डायग्राम में सारे एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। तो ये है हमारा अर्थ, अर्ली सनराइज, अर्ली सनसेट वगैरह सब पढ़ लिया है हमने, हाँ कि नहीं? यस। और क्या पढ़ा हमने उसमें? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रिफ्रैक्शन। अब सिमिलर तरह से हम एक और चीज पढ़ेंगे, ये है एटमॉस्फेयर। देखते जाओ, ध्यान से समझते जाओ। ये है यहां पर, दो अलग अलग डायग्राम में सिखा दूंगा मैं, ठीक है? ये सन है, ये सन से आ रहा है व्हाइट लाइट, ढेर सारा व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो जो पार्टिकल्स है यहां पर, जो पार्टिकल्स है यहां पर, ये ब्लू लाइट को पूरी तरह से फैला देते हैं। ये सनराइज की बात चल रही है, हाँ सॉरी सॉरी बच्चों। लेट्स से यहां पे क्या होगा? सनसेट होगा, सनसेट, सनसेट वेस्ट है ना ये, और यहां पे सनराइज होगा, बट दोनों में सेम कहानी होगी। ठीक है? होराइजन यहां से सनराइज हुआ, ठीक है? ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो सनराइज या सनसेट पे आपको बहुत अच्छा सा, हम बोलते हैं वाओ ब्यूटीफुल सनराइज, क्यों? वहां रेड येलो ऑरेंजिश कलर दिखता है, तो बहुत अच्छा रेड येलो ऑरेंज दिखता है। अब हुआ क्या है ना, सन हमसे बहुत दूर है। कब? जब सनराइज हुआ या सनसेट हुआ। देखो, लुक एट द डिस्टेंस, ह्यूज डिस्टेंस है ना। एटमॉस्फेयर का भी ह्यूज डिस्टेंस है, तो यहां रास्ते में बहुत सारे पार्टिकल्स है, टू मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ये सब लोग लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, और सब लोगों ने मिल मिल के ब्लू लाइट की पूरी बैंड बजा दी है। तो ये ब्लू लाइट सब तरफ स्कैटर हो चुका है, फैल चुका है, राइट? और हम तक पहुंचता कौन सा लाइट है? रेड लाइट। तो रेड लाइट क्योंकि कम स्कैटर होता है, हम तक ऐसे पहुंच जाता है। मस्त से ऑरेंज वाला कलर भी हम तक पहुंच जाता है थोड़ा थोड़ा, तो हमको रेड ऑरेंज कलर ऑफ सनराइज दिखता है। यहां कलर है क्या सन के आसपास? कुछ नहीं है सन के आसपास, आग का गोला है वो, सिर्फ कुछ नहीं। कलर्स तो एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होने की वजह से हमको दिखाई दे रहा है। यस। तो ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट लिखना कैसे पड़ता है? आंसर बहुत मस्त तरीके से लिखना पड़ता है। आंसर को यहां लिख के देता हूं, द डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, द एटमॉस्फेयर, क्या लिखूं? लार्जर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लार्जर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्रॉस करना पड़ता है लाइट को। लार्जर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होने से scattering of blue is very very large and that of red is less. आप बोलोगे लार्जर एटमॉस्फेयर होने से क्या होता है? अरे ज्यादा पार्टिकल्स है ना, और सब लोग ब्लू को लात मार के भगा रहे,
तो ब्लू तो बेचारा स्कैटर हो गया, फैल गया, इधर उधर 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 फैल गया। बचा क्या, रेड ऑरेंज, वो थोड़ा ज्यादा ट्रैवल करके आता। क्या सारे बच्चे समझे? सबको समझ में आया? तो आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर, हम टेक्स्ट बुक से आंसर रीड करेंगे। देखो यहाँ पे कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहां देखो यहां देखो यहां देखो। At the time of sunrise and sunset, light from the sun has to travel the longest distance of atmosphere. It has to travel the longest distance of atmosphere. आप देखो सन यहां पर है, मान के चलते हैं सन यहां पर है, तो it has to travel only this much distance of atmosphere. यहां पे सबसे ज्यादा ट्रैवल करना होगा। सन यहां पर है तो it has to travel only this much perpendicular shortest distance of atmosphere. ये कब होगा? 12 PM, 12 बजे। बोलो समझ में आया क्या? सो तब स्काई या सन व्हाइट दिखता है। सन का कलर ऊपर देखोगे तो व्हाइट दिखता है, समझाता हूं। तो बोले यहाँ पे लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, सिंस द ब्लू लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मोर, मच ऑफ इट इज लॉस्ट, while the red light of long wavelength is unscattered and therefore हमारे पास रेड लाइट पहुंचता है। सिंपल एज। बोलो समझा क्या? सारे बच्चे समझे क्या? अच्छा देखो अगला सवाल, व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट द नून, नून यानी 12 बजे, तो 12 बजे स्काई व्हाइट क्यों दिखता है? अब देखो क्या होता है ना, 12 बजे द सन इज एग्जैक्टली अबव द पर्सन, इंसान के एग्जैक्ट ऊपर है। इट हैज टू ट्रेवल लीस्ट एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस, यस, लीस्ट एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस ट्रेवल करने से स्कैटरिंग ऑफ लाइट इक्वल हो जाता है। देखो स्कैटरिंग नहीं होता है ऐसा नहीं है, ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली। ठीक है, यहां पे क्या होता है ना, ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली। ये पार्टिकल है ना, इसने इधर की तरफ ऑरेंज को भी स्कैटर किया है, ग्रीन को भी स्कैटर किया है, ब्लू को भी स्कैटर किया है, रेड को भी स्कैटर किया है, ये सब मिलके फिर से व्हाइट बन जाता है। लिखेंगे कैसे? एट नून सन इज डायरेक्टली अबव आवर हेड, सो वी गेट लाइट रेज डायरेक्टली फ्रॉम द सन आफ्टर ट्रेवलिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विदाउट मच स्कैटरिंग, एज इट इज। लिख के आ जाओ। वहां क्या लिखा है? विदाउट मच स्कैटरिंग। मैं बोल रहा हूं स्कैटरिंग होता है, ऑलमोस्ट इक्वल स्कैटरिंग होता है सबका, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल स्कैटरिंग होता है। सो नून में द कलर ऑफ द स्काई इज व्हाइट। बोलो फाइन है क्या? Why is the color of sky blue and when is it blue? तो देखो ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा एटमॉस्फेयर। ध्यान से समझो, सन यहां पर है तो ये सन के रेज आ रहे हैं यहां पर ऐसे, और भैया मैं यहां खड़ा हूं और मैं इधर की तरफ देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं, तो मुझे स्काई ब्लू दिखता है। अगर मैं सन की पास देखूंगा तो मुझे स्काई ब्लू नहीं दिखेगा, अगर मैं सन के ऑपोजिट में देखूंगा तो मुझे स्काई ब्लू दिखता है। अब बोलो क्यों? ये देखो, ये सन का रे आया एटमॉस्फेयर से इधर चला गया, ये सन का रे आया एटमॉस्फेयर से इधर चला गया, ये सन का रे आया एटमॉस्फेयर से इधर चला गया। बोलो मस्त। यहाँ पे पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, इन्होंने लाइट को स्कैटर किया, सबने लाइट को स्कैटर किया, रेड को थोड़ा सा स्कैटर किया, तो इसका रेड सीधा सीधा चला जाएगा, रेड सीधा सीधा चला जाएगा, हाँ कि नहीं? ऑरेंज को, ग्रीन को थोड़ा ज्यादा स्कैटर किया तो भैया ग्रीन भी इधर चला गया, हाँ कि नहीं? ब्लू को भर भर के स्कैटर किया, ब्लू को भर भर के स्कैटर किया, ब्लू को तो सब डायरेक्शन में फैला दिया, सबने ब्लू को बहुत स्कैटर कर दिया, हाँ कि नहीं? तो भैया मेरी आंखों में तो सिर्फ ब्लू कलर जा रहा है इधर, अरे हाँ कि नहीं? तो मेरी आंखों में गया ब्लू कलर, क्योंकि बहुत सारा एटमॉस्फेयर है और सबने ब्लू को स्कैटर किया, तो स्कैटर करके ब्लू वेवलेंथ मेरी तरफ आ रही है, देयरफॉर मुझे ब्लू कलर दिखता है। कुछ है नहीं, स्काई नाम की कोई चीज ही नहीं है बेटा। यस, अब मान के चलते हैं यहां पर एक एस्ट्रोनॉट है, ये भी सवाल आएगा एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक है?
उसको स्काई का कलर क्या दिखेगा, ब्लू। वो नीचे देखेगा तो भैया इसके आंखों में भी ये ब्लू जो हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड है, हर डायरेक्शन में, इसकी आंखों में तो ब्लू कलर ही जा रहा है, सिर्फ ब्लू कलर जा रहा है। तो वो नीचे देखेगा तो उसको अर्थ ब्लू कलर का दिखाई देगा या स्काई ब्लू कलर का दिखाई देगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? स्काई यानी कुछ है ही नहीं वहां पे, देयर इज नथिंग, यू जस्ट गेट एन इल्यूजन ऑफ ब्लू कलर। लेकिन अगर ये एस्ट्रोनॉट ऊपर देखेगा तो इसको ब्लैक कलर दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर से तो कोई लाइट उसकी आंखों में नहीं जा रहा है। जहां लाइट नहीं है वहां ब्लैक है, जहां लाइट नहीं है वहां ब्लैक है। तो भैया अगर ये नीचे देखेगा, यस, तो उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से जो ब्लू लाइट मैक्सिमम स्कैटर हुआ है वो दिख रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? वेरी गुड। तो इसलिए उसको नीचे ब्लू 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 दिखता है, ऊपर लाइट ही नहीं जा रहा है उसकी आंखों में तो अंधा हो गया, ब्लैक दिख रहा है उसको। बोलो बात समझी क्या? एक मिनट, देखो क्या बोल रहे हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई, light from sun has to travel a long distance of the earth's atmosphere before reaching us। तो हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ओके। as light travels through atmosphere it gets scattered in different directions by the air molecules। the blue light due to its short wavelength is scattered more as compared to the longer wavelengths। thus the light reaching our eyes directly from the sun is rich in red color। देखो जो डायरेक्टली सन से आ रहा है वो रेड कलर का होगा। मैं यहां मुंह करके खड़ा हूं, अगर मैं ऐसे हो जाऊं तो मुझे स्काई ब्लू नहीं दिखता है, या तो व्हाइट या तो रेडिश ऑरेंजिश सन के आसपास दिखेगा। यस, बोलता है while the light reaching our eye from all directions is scattered blue light, the one which is coming from all other directions is scattered blue light, while the light coming directly from the sun is rich in red color। ठीक है, therefore the sky in the direction other than the direction of the sun is seen blue। further, for some time after sunset and before sunrise there is no sunlight reaching directly to us, thus at these hours the blue scattered light reaching our eyes makes the entire sky to appear blue। जब सन सेट हो गया या सन राइज हो रहा है, यस, यहां पर अभी भी ब्लू कलर का लाइट स्कैटर्ड पड़ा है, वो हमारे आईज में थोड़ी देर जा रहा है तो हमको स्काई थोड़ा ब्लूइश दिखता है थोड़ी देर तक, बाद में नहीं दिखेगा। सो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन ब्लू कलर दिखेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द सन रेडिश दिखेगा, क्योंकि वहां रेड जा रहा है। अब यही चीज देखो, यहाँ पे कोई बच्चा आके खड़ा हो जाता है इधर तो उसको सन के डायरेक्शन में रेडिश स्काई दिखेगा, है ना। फिर बोलता है ब्लैक कलर ऑफ द स्काई इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अरे अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, यस, तो ऊपर यहां पर एटमॉस्फेयर है क्या? नहीं, तो स्काई यानी स्काई कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज स्काई। स्काई नाम का चीज ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमको जो ब्लू ब्लू दिखता है उसको हम स्काई बोल देते। कुछ है क्या वहां पे? कोई चीज है क्या? इनटेंजिबल है स्काई, है ना। यस, हम ब्लू को स्काई बोल देते, वो स्काई नहीं है। क्लियर हुआ क्या? सारे बच्चे समझे क्या? अच्छा, व्हाई डू क्लाउड्स अपीयर व्हाइट? ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है और ये है क्लाउड्स। ये मोस्टली व्हाइट कलर दिखता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि क्लाउड के अंदर है ढेर सारे मोटे भी पार्टिकल्स है और छोटे भी पार्टिकल्स है। यस, जब लाइट इसके थ्रू आता है ना स्कैटर होके, यह सन है ना, ये सन, यहां से जब लाइट आएगा ये सबको इक्वली स्कैटर करता है। यस, क्लाउड क्या करता है? इट स्कैटर्स ऑल लाइट इक्वली। ऐसे लिख देना आप कि मोटे पार्टिकल्स मोटों को स्कैटर करते हैं,
छोटे पार्टिकल्स छोटों को स्कैटर करते हैं, ओवरऑल नो स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग नहीं, इक्वल स्कैटरिंग है। तो इसलिए यहां से मैं क्लाउड को देखूंगा तो क्लाउड मुझे व्हाइट दिखता है। देखो व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स बोलता है क्लाउड्स आर नियरर टू अर्थ सरफेस, ये भी लिखना पड़ता है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भूल गया, दे आर नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। तो यहां से निकल के आने के बाद ज्यादा एटमॉस्फेयर नहीं है स्कैटरिंग के लिए, बोलो क्लियर, ठीक है। They contain dust particles and aggregate of water molecules of size bigger than the wavelength of visible light. Therefore, dust particles and tiny ice particles of clouds scatter all colors of incident white light from the sun to the same extent. ये छोटे मोटे सब लोग मिला करके स्पेशली डस्ट एंड टाइनी आइस पार्टिकल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स, वो सब मिलके इक्वल स्कैटरिंग करते हैं। इतना चिपका के आ जाओ आप एग्जाम में, बोलो समझा क्या। तो बोलेगा व्हाई डज क्लाउड अपीयर व्हाइट, व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लैक, व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू ड्यूरिंग सनराइज सनसेट, व्हाई इज द कलर रेड, व्हाई इज इट ऑरेंज, व्हाई इज द सिंबल कलर डेंजर सिंबल रेड कलर होता है, ऐसे सब रीजन पूछेगा, आपको लिखना है आंसर। क्लियर है, यस कुछ भी ब्लू नहीं है, हाँ सब वॉयलेट। आगे गया, कहां गया कहां गया कहां गया, ब्लू नहीं भैया, ब्लू नहीं, ओके माफ कर दो अगर मैं ब्लू बोलूं तो, इट इज वॉयलेट, हम रेड और वॉयलेट का कंपैरिजन कर रहे हैं, वॉयलेट, यस। और कहां लिख दिया क्या मैंने गलती से कुछ, कहीं इधर भी ब्लू लिखा मैंने शायद, रेड नहीं, यहां वॉयलेट लिखा बराबर। तो ब्लू नहीं, जब भी मैं बोल रहा हूं ब्लू स्कैटर मोस्ट, ब्लू स्कैटर मोस्ट, रॉन्ग, वॉयलेट स्कैटर मोस्ट, वो आदत है ब्लू बोलने की, ब्लू आ जाता है मुझे, फाइन। ये ब्लू है लेकिन ना, ये कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, स्काई ब्लू जिसको बोलते, बोल क्या क्वेश्चन, कलर ऑफ स्मोक, तो स्मोक इज लाइक क्लाउड्स, स्मोक के पार्टिकल्स बड़े बड़े रहते हैं, यस। तो ये फायर, फायर का स्मोक, स्मोक के पार्टिकल्स बड़े बड़े, पार्टिकल्स आर लार्जर एंड देयरफॉर दे स्कैटर all colors equally, colors equally, बस इतना चिपका दो, and therefore it appears white, scattering नहीं करता ऐसा नहीं है, but all colors equally scatter करता। डन है, पार्ट बी भी कर दूं क्या, यस चलो बढ़िया, ग्रेट। क्या नाम है पार्ट बी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो बात समझो, हमको दिखता है लाइट, यस ये सन है, सन से बहुत सारे रेडिएशंस अर्थ पे आ रहे हैं, ये ग्रीन लाइट नहीं है, मैं अलग अलग रेडिएशंस बना रहा हूं, प्लीज ये ग्रीन कलर का लाइट नहीं है, अभी तो एटमॉस्फेयर में ही नहीं आया, ये सब व्हाइट इनविजिबल रेडिएशंस है, सब कुछ इनविजिबल है वैक्यूम में। लाइट दिखता है क्या वैक्यूम में, अरे तुम जाओगे तुमको लाइट दिखेगा वैक्यूम में। अब यहां पर अर्थ, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में आए, एटमॉस्फेयर में आने के बाद 4000, अच्छा ये जो वेवलेंथ है ना, मान लो ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, यस इसका वेवलेंथ है 4000 एमस्ट्रॉन्ग, यस टू 8000 एमस्ट्रॉन्ग, ये जो है ये है लेस देन 4000 एमस्ट्रॉन्ग, ये है ग्रेटर देन 8000 एमस्ट्रॉन्ग, बोलो ठीक है। वेवलेंथ, बहुत सारे वेव्स सन से आ रहे हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये वाले वेव्स मेरी आईज डिटेक्ट कर पाती है, बाकी हमको दिखते ही नहीं। तो यहां पर मेरे आसपास इंफ्रारेड रेडिएशंस है,
वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। यहाँ पर मेरे आसपास रेडियो वेव्स है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इंफ्रारेड है, यूवी है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है, यहाँ है बहुत सारे रेज है, रेडिएशंस है, दिख नहीं रहे हमको, है ना। तो सन से बहुत सारे वेव्स आते हैं, वेव्स। These waves are called as electromagnetic waves. सन से बहुत सारे वेव्स आते हैं, इनविजिबल, विजिबल। जो विजिबल है वो हमारी कैपेसिटी जो आईज की है, आईज उस वेवलेंथ को डिटेक्ट कर लेती है, इसलिए वो दिखते हैं, लेकिन बाकी सारे हमको दिखाई नहीं देते। What are electromagnetic waves? Electromagnetic waves, इसको समझाना आप लोगों को अभी मेरे बस के बाहर है। जिसको सीखना है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में 12th क्लास में हम एक चैप्टर सिखाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें आके बैठ जाना, अगर समझे तो समझे, ठीक है। क्योंकि उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक वेव्स सीखना पड़ता है पहले, विच इज द चैप्टर। मैग्नेटिक कंपोनेंट्स ऑफ वेव सीखना पड़ता है, विच इज अ चैप्टर, है ना। तो एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स का कॉम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो एक 3 डायमेंशन में ऐसे ऐसे करके वेव ट्रेवल करती है, डांस करते करते, ठीक है। व्हाट इज अ वेव? साउंड वेव पता है ना सारे बच्चों को? साउंड, बोलो व्हाट इज साउंड वेव? इसमें 2 टाइप होते हैं, हाँ कि नहीं? लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। What are longitudinal waves? Particles vibrate in the direction of propagation of wave. पता है क्या? 9th में सीखा है। यानी मान लो वेव इधर जा रही है, यस, वेव इधर जाते हुए दिख रही है, तो मीडियम के पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं? ऐसे, हाँ कि नहीं? टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? वेव इधर जा रही है, पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं, हाँ कि नहीं? ये अलग, ये अलग इन सब का, बट ये साउंड नहीं। हम साउंड तो मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम चाहिए, हम एक ऐसे वेव की बात कर रहे हैं जिसको मीडियम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो कैसे ट्रेवल करती है? इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, है ना। एक कंपोनेंट ऐसे वाइब्रेट करता है, यस, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। एक कंपोनेंट ऐसे वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, और वेव इधर जा रही है। मान लो मैं वेव हूं, तो ये वेव ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए जाती है आगे, एक कंपोनेंट आगे, एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट, यस। सो उसको समझाना अभी थोड़ा, ड्रॉ भी ऐसे करते हैं भयानक तरीके से, यस, 3 डायमेंशनल ड्राइंग आता है उसका। ये एक वेव गई और भैया दूसरी वेव ऐसे ड्रॉ करते हैं 3D में, करेक्ट। तो ये सब छोड़ दो बकवास, तुम ये समझो कुछ तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। दे आर वेव्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? यस, दीज वेव्स आर नॉन मैकेनिकल, डू नॉट रिक्वायर मीडियम। मीडियम नहीं चाहिए तो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते। ऑल हैव सेम स्पीड, कितनी है? 3 × 10⁸ ऐसे सबकी स्पीड सेम है। दे ऑल कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नेचर। ये जो वेव्स है ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, आई विल हैव टू प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, एवरीबॉडी ओपन योर टेक्स्ट बुक्स। देखो पेज नंबर 151, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यस, ठीक है। दे ऑल show the phenomenon of reflection, they all show the phenomenon of refraction, yes. Light is also an electromagnetic wave, लाइट जो जो प्रॉपर्टी दिखाता है वो सब ये लोग भी दिखाते हैं। रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी दिखाता है, रिफ्रैक्शन का प्रॉपर्टी, यस, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नाम तो सुना होगा, है ना।
वो भी रिफ्लेक्शन होता है, उसका भी रिफ्रैक्शन होता है, बस दिखता नहीं है हमको, इनविजिबल है, हमारी आईज उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो वहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसी प्रॉपर्टीज कॉमन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, सबका स्पीड ये है, exhibit the properties of reflection, refraction, these waves do not get deflected by electric magnetic fields, yes, do not get deflected by इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी क्या, यहां से लाइट जा रहा है और मैं दो मैग्नेट रख दूं आसपास, तो मैग्नेट लाइट को अपनी तरफ खींच लेगा क्या? नहीं। अपने से दूर भेज देगा क्या? नहीं। यस, मान के चलते हैं बच्चे, यहां पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यहां नेगेटिवली चार्ज, मैं यहां से एक प्रोटॉन को इधर की तरफ फेंक देता हूं, तो क्या ये प्रोटॉन ऐसे नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हाँ कि नहीं? लेकिन यहां से अगर मैं लाइट को पास कर दूं तो लाइट सीधा चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में से लाइट अगर चला जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, यहां से कुछ भी पास करे, या दो मैग्नेट के बीच में से पास कर दो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके बीच में से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे ये सब बकवास क्यों पढ़ रहे हैं? वो बुक में पॉइंट दिया है इसलिए क्योंकि इसका एप्लीकेशन अभी नहीं सिखा सकता ना मैं तुमको, क्योंकि ऐसे कुछ वेव्स, रेडिएशंस रहेंगे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और वो हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में। तो तब तक के लिए ठीक है, देयर विल बी सर्टन रेडिएशंस। किसी का हुआ है रेडियो एक्टिविटी स्कूल में? किसी का नहीं। अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, उसमें अल्फा और बीटा रेडिएशंस विल बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो तब इसका एक्चुअल मीनिंग थोड़ा समझ में आएगा। और लास्ट पॉइंट देखो क्या बोलता है, दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ऑल ऑफ देम आर ट्रांसवर्स। लाइट ट्रांसवर्स है ना? यस, तो ये भी ट्रांसवर्स, सारे के सारे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ ऐसे वेव्स होते हैं जो जिनको मीडियम नहीं चाहिए, दे ऑल हैव सेम स्पीड, they all show reflection, refraction, they do not get deflected by electric magnetic field, and they are all transverse in nature. What do you mean by transverse in nature? देखो, yes, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वाइब्रेट हो रहा है। वेव किधर जा रही है? इधर, और वाइब्रेट कैसे हो रहा है? परपेंडिकुलर। जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, वेव किधर जा रही है? इधर, ये वाइब्रेट हो रहा है परपेंडिकुलर, हाँ कि नहीं? ट्रांसवर्स वेव, छोड़ दो है ना, ट्रांसवर्स वेव, खत्म। आपको क्वेश्चन क्या आएगा इस पे? आपको बोलेगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चिपका दो। बोलो बात समझ में आई? यस। अब ये वेव्स होती क्या है और कैसी होती है? तो इन वेव्स का एक पैटर्न है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यानी क्या? जैसे एक स्पेक्ट्रम ऑफ रेनबो है, VIBGYOR, तो उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, हाँ कि नहीं? पेज नंबर 1 पे आएंगे, मतलब 1 यानी इस चैप्टर का पेज नंबर 1 है ना, ये इधर ही है। यस, याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस। सबसे पहले गैमा रेडिएशंस, गैमा रेज, उसके बाद में आता है एक्स रेज, उसके बाद में आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उसके बाद आता है विजिबल लाइट, अरे हाँ कि नहीं? उसके बाद आता है इंफ्रारेड, उसके बाद आता है रेडियो ना, माइक्रोवेव, और उसके बाद आता है रेडियो। क्या याद करना है? देखो, हमने आपको बोला
कि ये जो सन है ना, इसमें से अलग अलग वेवलेंथ के वेव्स आ रहे हैं। एक ऐसा, इसका वेवलेंथ देखो कितना छोटू है, एक ऐसा रहेगा जिसका वेवलेंथ बहुत बड़ा है, एक मीडियम ऐसा रहेगा जिसका वेवलेंथ ऐसा है ना। उसमें से कुछ वेवलेंथ हमको दिखाई देते हैं, वो वेवलेंथ है ये वाले, प्लीज ध्यान देना। यस, वेवलेंथ, यहां पर लैम्डा लिखा होगा बुक में, या नीचे लैम्डा लिखा होगा, ऊपर है नीचे है, एक जगह फ्रीक्वेंसी लिखा होगा, एक जगह लैम्डा लिखा होगा। यस, तो मैं लैम्डा लिख रहा हूं। बोलो विजिबल लाइट का लैम्डा क्या है? 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 8000 एमस्ट्रॉन्ग, है ना। इससे छोटे वेवलेंथ है यूवी, एक्सरे, गामा रेज। इससे बड़े हैं आईआर, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। बोलो ठीक है क्या? ये सबके वेवलेंथ्स का रेंज आपको लर्न करना है। यस, कि भैया एक्सरे, गामा रेज कहां से कहां तक, एक्सरे कहां से कहां तक, यूवी कहां से कहां तक, ये किधर, ये किधर, ये किधर। आई एम नॉट राइटिंग क्योंकि मेरा नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो आपको बुक से देखना है। और वहीं पे नीचे में उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होगी। अब फ्रीक्वेंसी रटेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अगर लैम्डा पता है तो फ्रीक्वेंसी आप कभी भी निकाल सकते हो, क्योंकि स्पीड तो सबका 3 × 10⁻80 है। क्या सारे बच्चे समझे क्या? सबको बात समझ में आई क्या? एवरीबडी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, कि सन से, कॉस्मोस में, सिर्फ सन से नहीं, मे बी फ्रॉम सम अदर स्टार्स ऑल्सो कुछ रेडिएशंस आ रहे हैं। सन के साथ साथ बाकी भी स्टार्स है इधर उधर, वहां से भी कुछ रेडिएशंस अर्थ तक पहुंच रहे, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और बनता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये जो वेव्स का स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, है ना। ये सारे वेवलेंथ्स याद करना है। अब ध्यान से समझो, इसके अलावा अब चैप्टर में क्या क्या है। मान के चलते हैं बच्चों, आज मैं आपको सिंपल सिंपल 2 चीजें याद कराता हूं। सबसे पहले हमको विजिबल लाइट पता है ना, तो हम विजिबल लाइट उठाते हैं। फर्स्ट, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बारे में इसका सोर्स पता होना चाहिए। अब कॉमन सेंस लगाओ, बताओ सोर्स ऑफ विजिबल लाइट क्या है? सन। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ विजिबल लाइट। तो भैया सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। ऐसे हर एक का सोर्स पता होना चाहिए। डोंट वरी, मैं लर्न करवा दूंगा क्लास में, बट एक दिन में सब नहीं। अगर हमने एक दिन में सब करवाया तो आप सब गड़बड़ घोटाला करोगे। यस, तो नो गड़बड़ लाइट, तो सोर्स पता होना चाहिए। फिर इसका एप्लीकेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज तो पता है ना हमको, ये सब प्रॉपर्टीज है उसकी। तो एक सोर्स पता होना चाहिए, एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है? इट हेल्प्स अस टू सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, इट हेल्प्स अस टू सी ऑल द कलर्स, इट हेल्प्स अस टू सी एवरीथिंग। और क्या एप्लीकेशन है? ये एप्लीकेशन होगा। अब ओपन करो। यस, लाइट में जाओ, लाइट में, विजिबल लाइट में जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ विजिबल लाइट। कहां गया? ये यहां, विजिबल लाइट। देखो यहाँ विजिबल लाइट है ना, तो विजिबल लाइट में उसका कुछ स्टूपिड सा प्रॉपर्टीज दिया होगा। यस, वेवलेंथ दिया रहेगा लैम्डा 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर 8000 एमस्ट्रॉन्ग तक, उसका सोर्स दिया रहेगा और यूजेस दिया रहेगा। हाँ कि नहीं? क्या यूजेस है ना। अरे आप देख लो, यही लिखा रहेगा, इट हेल्प्स अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस, है ना। क्या लिखा है? पढ़ो जोर से। हाँ, तो यानी 2 दे दिए उन्होंने, टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस एंड फॉर फोटोसिंथेसिस। डन। अच्छा, स्टार्स भी सोर्स ऑफ लाइट है क्या? यस। अरे है ना, अरे स्टार्स भी है। आपको बुक में जो लिखा रहेगा आपने वही चिपकाना है, ठीक है। सन अर्थ के लिए सबसे बड़ा सोर्स है,
बट स्टार से भी लाइट आता है, जो भी है बुक में जो दिया रहेगा वो। हो गया क्या लाइट का प्रॉपर्टीज याद बच्चों का? अब इसमें से और कौन सा चीज आपको लगता है बहुत आसान है? आई टेल यू कौन सा आसान जाएगा आपको। आपको सबसे आसान जाएगा गैमा रेज। अब बोलो क्यों? क्योंकि हम गैमा रेज के बारे में भर भर के रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना? तो मैं गैमा रेज भी रटवा देता हूं इधर ही। सब नहीं याद करने हैं तुमको आज। गैमा रेडिएशंस, यहां ध्यान देना। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ गैमा रेडिएशंस? बेटा सोर्स ऑफ गैमा रेडिएशन होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है? ठीक है, व्हाट आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस? यूरेनियम, थोरियम, सुना तो होगा ना रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस विच आर इन, यस, अरे बोलो पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट्स? यस, पीरियड नंबर 6 and 7, पीरियड नंबर 6 and 7, दे आर ऑल सोर्सेस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अलग अलग फॉर्म में भी होते हैं, ये तो प्योर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हमारे बॉडी में भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। तो मेजर सोर्स होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बोलो ओके है क्या? अब इसके एप्लीकेशंस या यूजेस, वैसे तो इसके डिसएडवांटेज ज्यादा है। अगर नेचुरली हमारा बॉडी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एक्सपोज होता है तो डिसएडवांटेज ज्यादा है, बट हम जानना चाहते हैं कि क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। इट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, इट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड, है ना? ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में यूज होता है। तो उसके यूजेस क्या है? इट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना? सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। प्लीज ध्यान दो। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ, आई डोंट नो बुक में दिया है कि नहीं, वही लिखेंगे हम। यस, आयोडीन का आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर आल्सो। तो जो जो दिया है वो बताओ मुझे, वही लिखेंगे हम। चलो लेट्स रीड अबाउट, कहाँ है गैमा रेडिएशंस? वाह, कहाँ गया गैमा? गैमा, दीज आर मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वेवलेंथ वगैरह याद करना है आपको। सोर्सेस, they are obtained in radioactive emissions when the nuclei of radioactive atoms pass from excited state to ground state। और बोलता है they also present in cosmic radiations, very important, भूल गया मैं, भूला एक्चुअली भूला, but it is very important, cosmic radiations। अच्छा, what do you mean by cosmic radiations? सन से आने वाले रेडिएशन, स्टार्स से आने वाले रेडिएशन, कॉस्मोस से आने वाले रेडिएशंस में होता है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में होता है ना? अब आपको वहां लिखा है कि व्हेन इट गोज फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, भूल जाओ उसको, टेंशन नहीं लेना, रेडियो एक्टिविटी में समझा दूंगा। बोलो फाइन। अच्छा, यूजेस देख लो क्या बोल रहा है। दे आर यूज्ड इन अ कंट्रोल्ड मैनर in medical sciences to kill cancer cells, that is radiotherapy, and industry to check welding। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो यस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मैंने यहां रेडियो न्यूक्लियर सब्सटेंस का लिख दिया था। यस, तो यहां बुक में क्या दिखा है? मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड इंडस्ट्री। किस लिए इंडस्ट्री में? बस ये दो ही आज पढ़ो, इतने, और इतने दो याद रखो। प्रॉपर्टीज, 1 सेकेंड सिर्फ देखो इसके क्या खास प्रॉपर्टीज है। व्हाट आर द ग्रेट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस? डोंट लर्न, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी यस चैप्टर से याद हो जाएंगे। अब आप बोलोगे लाइट के क्या प्रॉपर्टीज है? ये तो हमको ऑलरेडी पता है,
कहां से? यहां से। लाइट और गैमा रेडिएशंस याद हो गए क्या बच्चों को? लाइट और गैमा रेडिएशंस लर्न हो गया क्या? हाँ बोलो। हाँ बट मैं कुछ मैं कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा बता दूंगा। अल्ट्रावायलेट एक्सरे नहीं है, तो एक्सरे को हटाना है हमको। रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि देखो 4 पढ़ना है तुमको। 4, 1 इज विजिबल लाइट, सिलेबस में है। विजिबल लाइट बच्चों वो तो पता ही होना चाहिए। देयर इज नो नथिंग कॉल्ड एज सिलेबस फॉर विजिबल लाइट। क्या सिलेबस है? पागल बच्चों ने एक क्वेश्चन दिया था मैंने एग्जाम में, आंसर में लिखा है नॉट इन सिलेबस। पेपर के अंदर घुस के मारने का मन किया मेरा है ना? हाँ हाँ पता है ना, तुमको ही बोल रहा हूं मैं। प्योर लेंसेज का नहीं, रिफ्रैक्शन चैप्टर। अरे है, तो तुमको लेंसेज नहीं पढ़ाया क्या मैंने? तुम्हारा लेंसेज नहीं था क्या सिलेबस में? अच्छा तो 2 मार्क देने पड़ेंगे मतलब सबको फ्री में? चलो एक काम करेंगे उसके बदले, हम सबको एक क्वेश्चन पूछूंगा 2-2 मार्क का, जो आंसर देगा उसको 2 मार्क। ठीक है, अच्छा हुआ बताया, अब वो एडिट करना पड़ेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, प्लीज ध्यान देना। यस, तो आपको इसके प्रॉपर्टीज याद करने हैं, इसके करने ही है, ये सिलेबस में है, क्योंकि गैमा रेडिएशंस पे तो पूरा एक चैप्टर है, और यूवी और इंफ्रारेड, तो ये 2 तो हमने कर लिए, यूवी और इंफ्रारेड होमवर्क कर लेना क्या, ठीक है ना? यस, दिस इज योर होमवर्क। बस बाकी आपको याद नहीं करना है। क्या क्या चाहिए? सोर्सेस, प्रॉपर्टीज, यूजेस। सोर्सेस, प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ these 4 sources, properties and uses, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे आपका पूरा चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाता है। एक बार चेक कर लो, यूवी और इंफ्रारेड पढ़ लो, कुछ डाउट है तो पूछो। कम ऑन।